नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर देहात। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी विषय में अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत तथा विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन प्रकरण का अध्ययन करेंगे। संस्कृत वर्णमाला में समस्त वर्णों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। हिंदी भाषा में जहाँ स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, वहीं संस्कृत में स्वरों की संख्या 3 है, अर्थात स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब बात करें ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, रे। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज़्यादा समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर में जहाँ एक मात्रा का समय लगता है, वहीं दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। जब हम छोटे बच्चों को छोटा आ, बड़ा आ का उच्चारण का अभ्यास करा रहे होते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं अ से अनार, तो आ का उच्चारण कराते हैं अ। और जब हम बड़े आ से आम बता रहे होते हैं, तो आ का उच्चारण कराते हैं आ। यहाँ पे अ और आ दोनों ही स्वरों में भेद है, उनके उच्चारण के समय में भेद है। यही भेद ह्रस्व और दीर्घ में दिखलाई पड़ता है, यानी ह्रस्व स्वर में जितना समय लगता है उससे 2 गुना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। संस्कृत में तीसरा स्वर आता है प्लुत। ये हिंदी वर्णमाला में नहीं पाया जाता। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। लिखित रूप में इनको दर्शाने के लिए उन वर्णों के बाद 3 का अंक लिख दिया जाता है, जैसे ओम। आप यहाँ देख सकते हैं ओ के आगे 3 का अंक लिखा है, अर्थात यहाँ पे ओ जो है वह प्लुत स्वर है, और इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हम उच्चारण करते हुए यह जान पाते हैं कि यहाँ पे ओ के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लग रहा है, जैसे ओम। तो यहाँ ओम क्या है? ओम में ओ जो है वह प्लुत स्वर है। अब बात करें व्यंजनों की। वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं जो कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। यहाँ पे 5 वर्ग हैं: क वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्ग में 25 व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण, 5 व्यंजन आपको दिखलाई दे रहे हैं, जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अणा। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, बा। इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करती है। जैसे क वर्ग के
व्यंजनों का उच्चारण स्थान है कंठ। अब आप उच्चारण करके स्वयं देखें। क, ख, ग, घ, ये सारे व्यंजन कंठ में ही रुंधे हुए समझ में आते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? क। यहाँ जो प्राणवायु है वो का में ही कंठ में ही रह जाती है। च वर्ग, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो जिह्वा जो है वह तालु को स्पर्श करती है। उच्चारण करके देखते हैं। च, छ, ज, झ, इया। यहाँ जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, इसी वजह से च वर्ग के ये व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालव्य है। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अणा। यहाँ जिह्वा ऊपर की ओर मुड़ रही है और तालु के भी पीछे के स्थान को, जिसे मूर्धा कहा जाता है, उसे स्पर्श कर रही है। ये वर्ण, ये व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। त वर्ग, इनका उच्चारण करने पर जिह्वा दंत को स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न, इसलिए ये व्यंजन दंती व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान दंत है। प वर्ग, प वर्ग का उच्चारण करके देखें तो दोनों ओष्ठ आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। प, फ, ब, भ, म, इसलिए प वर्ग के व्यंजन ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब अंतस्थ व्यंजन की बात आती है। य, र, ल, व, इनका उच्चारण करके देखिए। य, र, ल, व, ये अंतः स्थित है, मुख के भीतर ही उच्चारण किया जा रहा है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, उच्चारण के आधार पर। इसी तरह से ऊष्म व्यंजन है। श, श, स, ह। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो प्राणवायु है, जो श्वास है, वह मुख में रगड़ खाते हुए ऊष्मा का संचारण करती है और फिर बाहर निकलती है। श, श, स, ह। घर्षण हो रहा है, इस वजह से इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अनुस्वार, कुछ शब्द आपने देखा होगा, उनके ऊपर एक बिंदु लगी होती है। ये बिंदु क्या है? यही अनुस्वार है। वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं हंस, तो ये हा के ऊपर जो बिंदु है यह अनुस्वार को प्रदर्शित करता है। इसके बाद आता है विसर्ग। संस्कृत शब्दों में, संस्कृत भाषा में आपने देखा होगा कि दो बिंदु वर्ण के आगे, शब्द के आगे लगी रहती है। स्वर वर्ण के पश्चात ये प्रयोग में आता है और इनका प्रयोग रा और सा, ये हलंत रा और सा के स्थान पर किया जाता है। जैसे रामश्च शब्द है तो राम चा भी बोल सकते हैं। विसर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो हा की ध्वनि प्रदर्शित होती है, हा की ध्वनि सुनाई देती है। बालकः, हा सुनाई दे रहा है, तो ये विसर्ग है, स्वर वर्ण के पश्चात लगते हैं। फिर हलंत, जो व्यंजन आधा प्रयोग में आता है वह व्यंजन हलंत कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं आत्मन शब्द लिखा है, यहाँ पे ता जो है वह आधा है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधा अक्षर, आधा व्यंजन लिखो। वही संस्कृत में आधे व्यंजन के लिए हलंत शब्द आता है। यह स्वर रहित होता है और इसको उच्चारण नहीं कर सकते, इसीलिए इसके आगे वाले स्वर का सहारा लिया जाता है। आप देख रहे हैं आत्मन, जब ता है वो माँ के साथ जुड़ करके ही बोला जा सकता है। उच्चारण का भाषा शिक्षण में बहुत महत्व है। उच्चारण से मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम बोल रहे हैं। उच्चारण से तात्पर्य यह है कि शुद्ध उच्चारण किया जाए और भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता ही है। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भाषा में यह महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि संस्कृत देववाणी कही जाती है। कई ऐसे सूक्त हैं, कई ऐसे श्लोक हैं, दैवीय श्लोक, दैवीय वंदना है। अगर उनमें कहीं ज़रा सा भी उच्चारण में दोष आ जाए तो फिर शब्द का अर्थ ही बदल जाता है।
महर्षि पाणिनि भी कहते हैं कि उच्चारण में तनिक सा भी दोष यदि आ जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए उच्चारण का संस्कृत भाषा में विशेष महत्व है। उच्चारण कैसे किया जाए, कैसे शुद्ध हो? तो सिर्फ बोलना ही उच्चारण नहीं है। उच्चारण के कुछ तत्व होते हैं: ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम। यहाँ ध्वनि व्यवस्था से तात्पर्य है कि जो ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण हम कर रहे हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है, इन सब का ज्ञान उच्चारण से पूर्व हमें होना चाहिए। बल से तात्पर्य है कि कहाँ हमें आघात करना है, कितना बल देना है किस शब्द को, किस वर्ण को उच्चारण करने में, और कहाँ बल नहीं लगाना है। लय, प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में लय का भी महत्व होता है, उसको लय के साथ बोला जाता है। यहाँ लय से तात्पर्य ज्ञेयात्मकता नहीं है, लेकिन प्रत्येक वर्ण की एक ध्वनि एक लय होता है। स्वराघात, जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो ये सिखाना पड़ता है कि कहाँ पे किस स्वर में हमें बल देना है, आघात देना है, कहाँ उतार होना है, कहाँ चढ़ाव होना है। फिर आती है बारी गति की। गति से तात्पर्य है कि कभी कभी कुछ लोग तीव्र गति से बोलते हैं, कुछ लोग बहुत धीमी गति से बोलते हैं, तो गति का भी संयोजन उच्चारण में महत्वपूर्ण है। विराम, कई सारे विराम चिन्ह हैं, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ ज़्यादा देर के लिए रुकना है, कहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है, इन सब चीज़ों का भी उच्चारण में विशेष महत्व है। यदि हम विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी प्रायः देखा जाता है कि जो हम बोलना चाहते हैं वह अर्थ उस अर्थ के विपरीत ही कुछ और अर्थ हो जाता है। उच्चारण में आपने देखा होगा कई बार दोष आते हैं। उच्चारण में दोष क्यों होते हैं, क्या कारण है, उन पर चर्चा करते हैं। यदि वक्ता को, जो हमारे प्रशिक्षु हो सकते हैं, नन्हे बच्चे होते हैं, शिक्षक यदि उन्हें ध्वनि व्यवस्था, लय, बल और स्वराघात का ज्ञान नहीं कराएगा तो इन तत्वों की अज्ञानता उसमें बनी रहेगी और ऐसा होने पर उच्चारण दोष रहेगा। उच्चारण स्थान, जिन उच्चारण स्थानों की मैंने बात करी कि प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक व्यंजन का एक उच्चारण स्थान होता है, और यदि इसका ज्ञान नहीं है तो फिर हम स, श, शा में भेद नहीं कर सकते, और यह भेद न कर पाना उच्चारण में दोष का कारण होगा। तो उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान यदि है। ध्वनि यंत्रों का दोषपूर्ण होना, यहाँ ध्वनि यंत्रों से तात्पर्य यह है जो मुख के अवयव हैं जिनका हम इस्तेमाल बोलने में करते हैं, दोषपूर्ण यदि हैं तो उच्चारण दोषपूर्ण होगा ही। जैसे जिह्वा में तालु यदि चिपकी है, ओठ में कुछ विकार है, तो इस तरह के जो विकार हैं यदि वो दोषपूर्ण हैं हमारे ध्वनि यंत्र, तो फिर उच्चारण में दोष आ जाता है। पैतृक या अनुकरण, भाषा जो है बच्चे अनुकरण के आधार पर सीखते हैं। यदि घरों में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं या कक्षा में शिक्षक ही अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो बच्चा अनुकरण के आधार पर अशुद्ध उच्चारण सीखेगा, उच्चारण में दोष आएगा ही। साथ ही परिनिष्ठित भाषा के बीच बीच में यदि क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव परिलक्षित होता है तो यहाँ क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी कई बार उच्चारण में दोष का कारण हो जाता है। अब इतने दोष हैं, लेकिन इनका निराकरण कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ उपाय अपनाए जाने चाहिए। इसमें सर्वप्रमुख भूमिका होती है शिक्षक की। शिक्षक का उच्चारण पूर्णतया शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक अपने उच्चारण को दोष रहित करे, अपने उच्चारण पर अभ्यास करे। तो शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। शिक्षक को स्वयं भी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और अपनी कक्षा में जब वह बच्चों को उच्चारण सिखा रहा है, वर्णमाला सिखा रहा है, तब वह ध्वनियों एवं उच्चारण स्थान का पूर्ण ज्ञान बच्चों को कराए। लय, बल, स्वराघात आदि का ज्ञान बच्चों को भी हमें कराना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो कठिन होते हैं। कई बार उनका उच्चारण करने में बच्चों को कठिनाई का अनुभव होता है। ऐसे कठिन शब्दों को हमें छोड़ नहीं देना है। ऐसे कठिन शब्दों का हमें बार बार कक्षा में बच्चों के द्वारा अभ्यास कराना है, करवाना है। उच्चारण में शुद्धता के लिए हम
नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड करिए, टेप रिकॉर्डर्स हों, आपके पास मोबाइल हैं, उनमें आप बच्चों के जो बच्चा उच्चारण कर रहा है, जिन ध्वनियों का गलत उच्चारण कर रहा है, उनको रिकॉर्ड करके बच्चों को सुनाएं और सही ध्वनि का रिकॉर्ड करके उनको सुनाएं। तो ये जब हम अभ्यास कराते हैं तो उनका उच्चारण दोष काफ़ी हद तक सुधर जाता है। अब बात करेंगे पठन या वाचन के कितने प्रकार होते हैं। तो मूल रूप से पठन या वाचन 2 प्रकार का होता है। पहला है मौन और दूसरा है सस्वर। मौन से तात्पर्य यह है कि हमारा जब हम पाठ पढ़ रहे हैं तो हमारे द्वारा उच्चारण किए जाने वाले शब्द दूसरों के कानों तक ना आए, हम मौन हो करके स्वयं ही आत्मसात उस विषय को करें। तो यहाँ ध्वनि बाहर नहीं जा रही है। और सस्वर से तात्पर्य यह है कि स्वर के साथ यानी आवाज़ के साथ हम उच्चारण करें। मौन वाचन और सस्वर वाचन ये 2 भेद हैं। इसी तरह से व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन है। व्यक्तिगत से तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति एकल पाठ करता है, ये एकल पाठ सस्वर भी हो सकता है और मौन भी हो सकता है। तो ये वाचन कैसा हो गया, एकल जब हो रहा है तो वो व्यक्तिगत वाचन हो गया। दूसरा है सामूहिक वाचन, जब पूरा समूह, पूरी कक्षा एक साथ उच्चारण अभ्यास करती है या पठन करती है, किसी कविता कहानी की पंक्ति को पढ़ती है, तो यह कैसा वाचन होता है, यह सामूहिक वाचन होता है। कक्षा शिक्षण की दृष्टि से हम देखें तो वाचन या पठन 3 प्रकार का होता है। पहला है आदर्श वाचन, फिर दूसरा है अनुपठन और तीसरा है अनुकरण पठन। आदर्श वाचन वह होता है जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। शिक्षक जिस भी अंश को, जिस भी पाठ्यांश को पहले अपनी कक्षा में पढ़ता है, उसका वाचन करता है, वह आदर्श वाचन होना चाहिए। आदर्श यहाँ पे इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया है कि वहाँ शिक्षक का वाचन दोष रहित होना चाहिए, पूर्णतया शुद्ध होना चाहिए। तो यह शिक्षक के द्वारा किया गया वाचन है, इसे आदर्श वाचन कहते हैं। इसके पश्चात आता है अनुपठन। अनुपठन से तात्पर्य है एक अंश, कविता की 2 पंक्तियाँ शिक्षक ने पढ़ी और उसके बाद बच्चों ने उसका उच्चारण किया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम पहाड़ा सिखा रहे हैं बच्चे को तो हम बोलते हैं 2 1 2, तो बच्चा वापस उसका उच्चारण करता है 2 1 2। तो अनुपठन यानी कि शिक्षक के पीछे पुनः पुनः बोलना, एक एक अंश के बाद बोलना। अनुकरण पठन, ये आदर्श वाचन जब पूर्ण हो जाता है तो बच्चा उस आदर्श वाचन को फॉलो करता हुआ, उसका अनुकरण करता हुआ पूरे पाठ को जब पढ़ता है, वो व्यक्तिगत रूप से पढ़ सकता है, सामूहिक रूप से पढ़ सकता है। यह जो वाचन है यह अनुकरण वाचन कहलाता है। अब बात करेंगे मौन वाचन के उद्देश्य। देखिए, मौन वाचन पठन की गति में तीव्रता लाता है, क्योंकि हम जब बोल रहे होते हैं, स्वस्वर बोल रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी लग रही होती है, हमारी शक्ति का क्षरण हो रहा होता है और हम धीमे धीमे पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब हम मौन वाचन करते हैं तो पठन की जो गति है वह तीव्र हो जाती है, पाठ के अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करता है। हम धीरे धीरे मौन होकर के जब पढ़ते हैं तो उसमें जो सार है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। यह भी एक कौशल है जो कि मौन वाचन के द्वारा विकसित होता है। बोध की गति में वृद्धि करना, ये हमारे बौद्धिक स्तर का भी विकास करता है। मौन वाचन जो है बोध यानी ज्ञान की गति में, उसके विकास में वृद्धि करता है। स्मरण शक्ति का भी विकास करता है। मौन वाचन के द्वारा कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी स्मरण में बनी रहती हैं, तो मौन वाचन स्मरण शक्ति के भी विकास में योगदान देता है। शब्द तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करता है। विद्यार्थी जब मौन वाचन करते हैं तो उनका शब्द भंडार, उनकी सूक्ति भंडार में विकास होता है, उनका अपना एक शब्द भंडार बन जाता है। समय का सदुपयोग भी होता है। खाली समय का उपयोग बच्चे मौन वाचन का यदि अभ्यास उन्हें हो गया है, हम शिक्षकों ने करा दिया है, तो अपने रिक्त समय का वह उपयोग कर सकते हैं। कम समय में, जैसा मैंने पहले ही कहा कि समय कम लगता है, द्रुत गति से पाठ पढ़ा जाता है, कम समय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। अपने
आप कैसे पढ़ा जाता है ये भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रवृत्ति का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है और यह मौन पठन के द्वारा ही हो सकता है। समय तथा ऊर्जा दोनों की बचत होती है। समय की बचत तो होती है क्योंकि तीव्र गति से हमारा पाठ हो रहा है। ऊर्जा क्योंकि हम बोल नहीं रहे हैं, बोल बोल के नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे भीतर थकान भी नहीं होगी, शारीरिक थकान भी नहीं होगी, हमारी ऊर्जा की बचत होगी। हमारा अवकाश का जो समय है, खाली समय, कहीं भी हों, हम घर में हों, बाहर हों, खेतों में, खलिहानों में, रेलवे में सफ़र कर रहे हों, हम कहीं भी अपने रिक्त समय का उपयोग मौन वाचन के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन कुछ हानियाँ भी हैं। छोटे बच्चों के लिए मौन वाचन लाभदायक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका उच्चारण का अभ्यास अभी उतना नहीं बेहतर ढंग से हुआ है, तो उनकी शुद्धता का मूल्यांकन नहीं हो सकता। ये सस्वर वाचन जब बच्चे कर रहे होते हैं तभी हम जानते हैं कहाँ उच्चारण का दोष है और वहाँ पे उसका दोष का हम निराकरण कर सकते हैं। विषय वस्तु को आत्मसात प्रारंभिक स्तर में बच्चे नहीं कर सकते, वहाँ उनको एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। उच्चारण के अभ्यास में सहायक नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि शुद्धता जब यदि नहीं आएगी तो कई बार मौन वाचन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जब खड़ा करके कक्षा में पूछा गया, पढ़ने के लिए कहा गया, तो वो अभ्यास नहीं होगा, तो फिर ये इसके लिए लाभदायक नहीं है। अब बात करेंगे लेखन की। संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी है और इसकी विशेषता, देवनागरी लिपि की विशेषता ये है कि जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं और जो हम लिखते हैं वही हम बोलते हैं। ये एक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी में हिंदी और संस्कृत की ध्वनियों के उच्चारण में बहुत बारीक सा, सूक्ष्म सा अंतर है और इसीलिए हिंदी भाषा का ज्ञान बच्चों को होने के बावजूद भी संस्कृत लेखन में उनमें त्रुटियां हो जाती हैं। ऐसा स्वाभाविक है और इन त्रुटियों के निराकरण के लिए हमें लेखन का भी अभ्यास कराना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि हम अपना एक पोस्चर बच्चे का सुधारें। लिखते समय बच्चा झुक कर के ना बैठे, तिरछे हो के ना बैठे, पुस्तिका को, जो उत्तर पुस्तिका है, जो कॉपी है, उसको तिरछा ना रख कर के बैठे। कलम को बहुत नीचे से बच्चा पकड़ लेता है, तो ऐसा ना करे, इससे भी दोष आ जाता है लेखन में। अक्षर और मात्राओं का यदि ज्ञान नहीं होगा, कौन सा अक्षर कैसा बनाया जाना है, कौन सी मात्रा लगनी है, उसका ज्ञान नहीं होगा तो दोष आ जाएगा लेखन में। अक्षरों और शब्दों के बीच असमान दूरी होना, विराम चिन्हों के ज्ञान का अभाव, जैसा मैंने पहले भी बताया, विराम चिन्हों का ज्ञान का अभाव है यदि, तो उच्चारण में भी दोष आएगा और लेखन में भी दोष आएगा। लेखन में प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वर्ण के ऊपर शिरोरेखा लगाया जाना आवश्यक है और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो लेखन में दोष आ जाएगा। अनुस्वार और अनुनासिक वर्णों का पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा तो लेखन में दोष हो जाएगा। वर्णों के ऊपर भी शिरोरेखा खींचनी चाहिए। धातुओं तथा संज्ञा के रूपांतरों का भी ज्ञान होना चाहिए कि संस्कृत के जो धातु रूप हैं, संज्ञा रूप हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को अपनी कक्षा में लेखन का अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि यदि लेखन का अभ्यास नहीं होगा तो लेखन में दोष बना रहेगा। अब क्या किया जाए? सुंदर लेखन का अभ्यास कराने के लिए कुछ प्रमुख विधियां हैं, मैं उन्हें बताऊंगी। अनुलिपि, प्रतिलिपि और श्रुतलेख। अनुलिपि, छोटे छोटे बच्चों की पुस्तकें आपने देखी होंगी, उसमें बड़े फॉन्ट में बड़ा सा एक अक्षर बना रहता है और फिर नीचे रिक्त जगह होती है, उसमें डॉट डॉट करके कुछ बिंदुएं बनाई जाती हैं और उन पर सबसे पहले प्रारंभ में बच्चे अपनी पेंसिल से लाइन खींचते हैं और उस अक्षर को बनाते हैं। तो ये क्या है? ये अनुलिपि है, यानी आ लिखा है एक कोने में और पूरे पेज पर बच्चे ने उसको देख देख करके लिखा, तो ये अनुलिपि है। ऐसा अभ्यास कराए जाने से प्रत्येक वर्ण जो है वो हमारा सुंदर बनेगा। फिर पाठ के बाद प्रतिलिपि, एक अंश दिया होता है पाठ्यांश का और फिर नीचे कुछ पंक्तियाँ रिक्त रहती हैं और उसकी प्रतिलिपि करते हैं बच्चे, उसको देख करके लिखते हैं, तो बच्चों का लेखन सुंदर होता है। त्रुटियां यदि आती हैं, कुछ व्याकरणिक दोष हैं, तो शिक्षक उसको देख करके उसका निराकरण करते हैं, उन्हें अभ्यास कराते हैं। तीसरी विधि है श्रुतलेख, इसे इमला भी जैसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चे की समस्त इंद्रियां जागृत रहती हैं। शिक्षक शब्द, वाक्य या वर्ण को बोलता है और बच्चे उसे सुन करके लिखते हैं। यदि हम इन तीनों विधियों का अपने कक्षा शिक्षण में उपयोग करेंगे तो हमारे बच्चों के लेखन में सुधार आएगा।
और समग्र रूप में यदि कहें तो वाचन और लेखन, इन दोनों पर यदि शिक्षक बारीकी से अपना ध्यान दे, इनके दोषों को देखे और उन दोषों को निराकरण करने के लिए इन उपायों का प्रयोग करे, इन उपायों को अपनाए, तो बच्चों के वाचन संबंधी दोष भी दूर हो सकते हैं और लेखन संबंधी दोष भी दूर हो सकते हैं। फिर वो चाहे संस्कृत से जुड़े हुए शब्द हैं या फिर हिंदी से जुड़े हुए शब्द हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक दूसरे प्रकरण के साथ, एक दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।